बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हम मकान पर दस्तक देने से पहले एक साथ इस गली का जायजा लेंगे, फिर तुम पिछले रास्ते से घर में दाखिल होने की कोशिश करोगे ताकि हम दोनों अंदर यकजा हो सकें। बातों की हद तक वो प्रोग्राम बहुत सहल और काबिल अमल मालूम हो रहा था, मगर मुझे इसमें हायल दुश्वारियों को पूरी तरह अंदाजा था। हम दोनों इन लोगों के बुलाए हुए मेहमान नहीं थे कि वो हमारी आमद की इतला पाते ही दीदा दिल और फर्शे राह कर देते। इनकी पूरी कोशिश ये होती कि मौका पाते ही हमें ठिकाने लगा दें, और इसी खतरे के सद्देबाब के लिए मैंने कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच का ड्रामा रचाया था। इन लोगों के मज़ाहमती रवैये के साथ ये इम्कान भी था कि एक बड़ी वारदात के बाद इन लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस अफसरान ने एक दो सिपाही वहाँ छोड़ दिए हों, लेकिन ये मेरे ख्याली खतरात थे। असल सूरत हाल का अंदाजा इनके दरवाजे को खड़काने के बाद ही हो सकता था। सुल्तान शाह ने मौका महल देकर बहुत सफाई से कूड़ेदान के पीछे रखा हुआ थैला उठा लिया। इस वक्त तक हमें यह मालूम हो चुका था कि मकतूल ट्रेनर के गैर मुल्की मालकान इस गली के छठे मकान में रहते थे। इस कतार में 5 मकानों के बाद सड़क आ जाती थी। सड़क के बाद नुक्कड़ वाला मकान हमारा निशाना था। इसके अहाते की दीवारें बहुत बुलंद थी कि बाहर से इमारत का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। अहाते की दीवार के साथ बाहर मुतअद्दिद दरख्त लगे हुए थे, मगर इनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। इस मकान का दरवाजा अगली गली के बजाय बगली सड़क पर वाक़या पीछे वाली निस्बतन तारीख गली वीरान पड़ी हुई थी। इस तरफ दीवार के साथ 2 तनावर दरख्त भी मौजूद थे। इनके दरमियान एक मोटा आहनी गेट नस्ब था जो बुरी तरह जंग आलूद था। इस गेट के आगे मौजूद कूड़े और खुश्क पत्तों के अंबार से मालूम हो रहा था कि ये गेट मुद्दत से इस्तेमाल नहीं किया गया था। मैंने फौरन ही अपनी हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला कर लिया। इस मकान के मेन गेट पर रुककर लोगों की नजरों में आने की बजाय बेहतर था कि हम मतरूक अकबी रास्ते से खामोशी से अंदर दाखिल हो जाते, फिर हालात के मुताबिक फैसले करते चले जाते। सुल्तान शाह का ख्याल था कि मैं पिछले गेट पर चढ़कर अंदर कूदने का इरादा रखता हूँ, इसलिए वो कुछ फिक्रमंद सा नजर आ रहा था। लेकिन जब इसने मुझे बीम गन निकालते देखा तो पूरी बात इसकी समझ में आ गई। आहनी गेट की साख से ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि इसका बुलेट कहाँ लगा हुआ होगा। मैंने बीम गन का ट्रिगर दबाकर नील को शुआओं को इसी मुकाम पर मुख्तसर सी अमूदी हरकत दी और लोहे की खासी मिकदार पिघल कर नीचे टपक गई। दिन दाड़े किसी घर में इस तरह घुसना आसान काम नहीं था। फिर ये मकान ताजा तरीन वारदात के बायस लोगों की नजरों में आया हुआ था। मैंने सोच लिया था कि अगर कोई इत्तफाकन इधर आ ही निकले तो मैं इसे पूरे एतमाद से यही तासर दूंगा कि हम दोनों भी इसी मकान के मकीन थे। लेकिन गनीमत था कि इस वक्त तक हम किसी की नजरों में नहीं आए थे। फाटक न जाने कब से बंद पड़ा हुआ था कि इसके कब्जे जंग खाकर खासे जाम हो गए थे। मैंने भीम गन जेब में डाल कर जोर लगाया और एक दबी चरचराहट के साथ आहनी फाटक अंदर की तरफ खुलता चला गया। हम दोनों बहुत तेजी के साथ अंदर दाखिल हो गए। होशियार रहना, कहीं से कोई खूंखार कुत्ता भी बरामद हो सकता है। सुल्तान शाह ने दीवार के साथ लगे हुए काठ कबाड़ की ओट लेते हुए सरगोशी की। मैं इस खतरे से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं रहा था। मेरा अंदाजा था कि एलन मेरी बू पर सुधाए हुए तमाम कुत्तों से हाथ धो बैठा था, लेकिन घर की रखवाली के लिए वहाँ 2-4 खतरनाक कुत्तों की मौजूदगी खारिजा से इम्कान नहीं थी। नीम वहशी जानवरों को पालना और सुधाना वैसे भी एलन का शौक था। मैंने अंदर पहुंचने के बाद आहनी फाटक को दोबारा बंद कर दिया। इस बार इसके कब्जों से बहुत हल्की आवाज पैदा हुई थी। हम दोनों खामोशी और सनसनी के आलम में कई सानियों तक वहीं दुबके बैठे रहे, लेकिन कहीं से भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। मेरा ख्याल था कि आहनी गेट के खुलने और बंद होने से जो आवाजें पैदा हुई थी वो रखवाली के किसी भी अच्छे कुत्ते को मुतवज्जो करने के लिए काफी थी। किसी कुत्ते की मुदाखलत न होने के कई असबाब हो सकते थे। दिन का वक्त होने की वजह से कुत्ते बंद हों, शदीद फायरिंग से दहशतज़दा होकर घर से भाग निकले हों, या एलन ने चौकीदारी के लिए इनकी जरूरत ही महसूस न की हो। गालबन 2000 मुरब्बा गज का प्लॉट था। इस पर बनी हुई 1 मंजिला इमारत काफी वसी और पुरानी थी, लेकिन इसके रंगो रोगन और देखभाल पर खासी तवज्जो दी गई थी। इमारत के वसी होने के बावजूद अहाते में खासी जमीन खाली पड़ी हुई थी और आसार बता रहे थे कि कभी भी इस खाली जमीन को शजरकारी वगैरह के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की गई थी। सुल्तान शाह को वहीं छोड़कर मैं अहाते की अकबी दीवार
दीवार के साथ साथ इस तरफ हो लिया जिधर मेन गेट वाक़या था। फिर मैं ऐसे मुकाम पर भी पहुंच गया जहां से मेन गेट साफ नजर आ रहा था। वहां किसी मुतनफस का वजूद नहीं था। इमारत के अगले हिस्से में 2 गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन इनमें भी कोई नहीं था। पेशकदमी करते हुए मैंने रास्ते में नजर आने वाले तमाम बंद खिड़कियों पर भी निगाह डाली थी, लेकिन मुझे कहीं हरकत या जिंदगी के आसार नजर नहीं आए थे। शायद इस मकान की जुमला सह नफरी आबादी किसी अगले कमरे में सर जोड़े बैठी थी। मैंने वहां लौटने के बजाय हाथ के इशारे से सुल्तान शाह को अपने पास बुला लिया। मुझे तशवीश हो रही है, सुल्तान शाह सरगोशियाना लहजे में बोला। ये मकान वीरान मालूम हो रहा है, कहीं भी जिंदगी के कोई आसार मौजूद नहीं है, लेकिन ये 2 गाड़ियां बता रही हैं कि मकान खाली नहीं है। मैंने कहा, बड़े मामलात में कोई इन छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं करता। जहांगीर अपना बड़ा घर छोड़कर निकल खड़ा हुआ था। हो सकता है कि पुलिस वालों को रुखसत करने के बाद एलन वगैरह भी गाड़ियां छोड़कर खामोशी से निकल भागे हो। इन्हें सर छुपाने के लिए शहर में बेहतरीन ठिकाने मिल सकते हैं। ऐसी सूरत में वो वीरा को अपने साथ नहीं ले जा सके होंगे। वो इनके लिए बहुत अहम है। जब अपनी जान पर बन जाती है तो आदमी किसी चीज की परवाह नहीं करता। हो सकता है कि इन्होंने वीरा को मार ही डाला हो। हमें बेहतरीन तवक्कुआत के साथ बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता कि अंदर के क्या हालात हैं। वीरा के बारे में सुल्तान शाह का वो बेरहमाना तबसरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने इसे घूरते हुए कहा, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सोचने के बावजूद जुबान पर नहीं लाया जाता। मुझे यकीन है कि एलन वीरा को हर हालत में जिंदा रखेगा। इन लोगों के मज़मूम मकासद के लिए वो बहुत अहम। मैं बहस नहीं करूंगा, वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। मैंने एक बार फिर मकान के सामने वाले हिस्से पर निगाह डाली और आते की दीवार से चलकर इमारत के बगली गोशे में रुक गया। वहाँ से भी बाहर सन्नाटा ही नजर आ रहा था। हम दोनों चंद सानियों तक सुनगिन लेते रहे, फिर सामने के रुख पर आ गए। दोनों गाड़ियां कुछ फासले पर बरामदे के सामने खड़ी थी। इन गाड़ियों पर जा बजा गोलियों के निशानात नजर आ रहे थे। बरामदे में बैद की मुतअद्दिद कुर्सियां उल्टी सीधी बिखरी हुई थी। वहाँ कुछ देर पहले होने वाली हंगामा आराई की तमाम अलामात जो की तो मौजूद थी। हमने बरामदे की तरफ चंद ही कदम बढ़ाए थे कि अचानक इमारत के किसी हिस्से से एक गुंजीली आवाज बरामद हुई। कौन है? वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, अंग्रेजी में कहा गया। हम दोनों तेजी से दीवार से चिपक गए। फिर मैंने कहा, सामने आओ, मैं तुमसे बात करनी चाहता हूँ। तुम कौन हो और यहाँ चोरों की तरह क्यों आए हो? इस बार भी अंग्रेजी में सवाल किया गया था। मैंने अंदाजा लगाया कि वो आवाज एलन और पीटर में से किसी की नहीं थी। तुम्हें सामने आने के बाद हर बात का जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा, मैं अपने घर में हूँ, तुम छुपते फिर रहे हो। तुम्हारी नीयत साफ है तो एक इज्जतदार मेहमान की तरह मेन गेट से अंदर क्यों नहीं आए? इस बार वो आवाज निस्बतन कम फासले से आई थी। एलन कहाँ है? मैं इसी से बात करने आया हूँ। मैंने इसकी बात का जवाब देने की बजाय अपने मतलब की बात की। वो आसानी से मेरी बात समझ लेगा। बोलते रहो, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। इस बार मैंने एलन की आवाज पहचान ली। मुझसे मुज़ाकरात करने वाले के बजाय इसने खुद मेरे मुतालबे का जवाब दिया था। तुम्हें खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं खुद ही तुम्हारे जाल में आ फंसा हूँ। मैं तुम्हारी आवाज सुनते ही तुम्हें पहचान चुका था। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जाल नहीं है। तुम इत्मीनान से अंदर दाखिल हो सकते हो। इसकी आवाज से मकराना खुश दिली मुतरशा हो रही थी। मेहमान की पेशवाई के लिए मेजबान सामने न आए तो बात नहीं बनती। तुम सामने आकर मुझे ले जा सकते हो। ये मेरे लिए एक बड़ी सआदत होगी, लेकिन मुझे तुम्हारी नेक नीति का सबूत दरकार है। मेरी नेक नीति का ये इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मैंने तुम्हारे मुतअद्दिद हमले बर्दाश्त करने के बावजूद अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है और इस वक्त भी गोली चलाए बगैर यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये याद रखना कि तुम मुझे बातों में उलझाकर नहीं घेर सकोगे। इस वक्त तुम्हारी और इस इमारत की सलामती मेरी जिंदगी से मुज़मर है। मुझे मरना पड़ा तो मैं तुम सबको साथ लेकर मरूंगा। मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। पता नहीं तुम किन गलत फहमियों में मुब्तला हो। मैं तो रोजे अव्वल से ही तुम्हारे साथ मिलकर काम करने की मंसूबाबंदी करता रहा हूँ, लेकिन तुम किसी छलावे की तरह गायब हो। वैसे तुम्हारी बातें बहुत दिलचस्प हैं। ये साथ जीने और साथ मरने का क्या किस्सा है? शायद तुमने कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच का जिक्र सुना होगा। मैंने लम्हा बार तवक्कुफ के बाद कहा, तुम इसके बारे में क्या जानते हो? एलन ने बेसाख्ता सवाल किया। ये तो अमेरिका के खुफिया इदारों के लिए बनाई जाने वाली एक डिवाइस है। मुझे खुशी हुई कि इसके लिए वो मौजू अजनबी नहीं था। मैंने कहा, जानने से ज्यादा मैं ऐसे एक स्विच पर काबज हूँ और वो इस वक्त मेरे सीने पर बंधा हुआ है। मैं मानता हूँ कि वो बहुत कारआमद चीज है, मगर इतनी कीमती भी नहीं कि तुम जैसा आदमी इसे अपने सीने पर बांध कर साथ लिए फिरता रहे। वो अनजान बनकर शायद मुझे आजमाने की कोशिश कर रहा था। मुझे ताव आ गया। तुम इतने मासूम और भोले भाले नहीं हो एलन। मैंने तलखी से कहा, मेरे पास डायनामाइट और दूसरे बारूदी शोबदों से भरा हुआ एक थैला भी मौजूद
मौजूद है इस्तबाकुन जखीरे का। अग्निशन मेरे कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच से मुंसलिक है। मेरे दिल की धड़कनें बंद होते ही कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच अपना काम दिखाएगा और मेरा बारूदी थैला कम से कम 1 फरलांग के कतर में हर शय को जलाकर राख कर देगा। यहाँ खासी खूनरेजी हुई है, मुझे यकीन है तुम्हारा बारूदी थैला इसी तरह वापस जाएगा। यहाँ की दोस्ताना फजा में इसके इस्तेमाल की नौबत नहीं आएगी। दोस्ताना फजा, मैंने एक हल्का सा एहतजाया कहका लगाया और कहा, तुमसे दोस्ती के बाद मुझे शहर में किसी से दुश्मनी की जरूरत नहीं रही। आज सारी बातें छुप कर ही करोगे। इसने मेरी बात काट कर कहा, अब तुम्हें अंदर आने में क्या दिक्कत है? जाहिर है कि हम तुम्हें मारकर अपनी मौत को दावत देना पसंद नहीं करेंगे। मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुम तीनों मेरे सामने मौजूद रहोगे। 3 नहीं, हम सिर्फ 2 अफराद हैं, मैं और पीटर। तुम ही दोनों से वाकिफ हो। वो कहाँ है जो मुझसे बात कर रहा था? इसकी आवाज तुम दोनों से मुख्तलिफ थी। तुम्हें जुल देना आसान काम नहीं है। वो एक गहरा सांस लेकर बोला, वो किसी के सामने नहीं आता, ये इसकी मजबूरी है, मगर तुम यकीन करो कि वो छुप कर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम दूर ही से देख सकोगे मेरे सीने पर कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच बंधा हुआ है। मैंने अपने गिरेबान के बटन खोलते हुए वो जगह छोड़ दी। चंद कदम चलने के बाद बरामदा नजर आया तो एलन और पीटर खाली हाथ वहाँ खड़े हुए थे। हमें देखते ही इन दोनों के चेहरों पर दोस्ताना मुस्कुराहट फैल गई और वो अपनी जगह छोड़कर बरामदे से नीचे उतर आए। बटन लगा लो। एलन मेरे बाजू पर दोस्ताना अंदाज में थपकी देते हुए बोला, मुझे यकीन है तुम CES पर काबिज और मुतसर्रफ हो। अमेरिकनों में भी दूसरी कौमों की तरह खुदगर्ज और बेजमीर लोग होते हैं जो जरा से लालच के लिए बहुत कुछ बेच देते हैं। पेंटागन वालों को तुम्हारी इस चोरी का इल्म होगा तो वो अपना सर पीट लेंगे। पीटर की बेल्ट से स्याह रंग का एक पाइप झूल रहा था। इससे पहले सुल्तान शाह मुझे बता चुका था कि ट्रेनर और कुत्ते के कातलों की तलाश में निकलने वाले सफेद फामों ने भी इसी साख्त के 1.5 फुट लंबे पाइप संभाले हुए थे, जिन्हें वो मुख्तलिफ सिमतों में घुमाते फिर रहे थे। तुम दोनों अपने लिबास के नीचे पहनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेटों की वजह से खासे सेहतमंद नजर आ रहे हो। मैंने बरामदे से गुजरकर ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए तंजिया लहजे में कहा, मालूम होता है तुम भी अपने कुछ दुश्मनों से खौफजदा हो। खौफ नहीं, इसे तुम एहतियाती तदबीर कह सकते हो। यहाँ के लोग अफगानों से ज्यादा हसास और तुंदखू हैं। कोई भी बात मर्जी के खिलाफ हो तो फौरन मरने मारने पर तुल जाते हैं। शायद तुम जुराइम पेशा लोगों की बात कर रहे हो। मैंने सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, यह हालात के दबाव और मायूसी का नतीजा है। जुराइम पेशा जरूरत से ज्यादा सफाक और खूंखार हो गए हैं। आम शहरी बुजदिली की दलदल में दंसते जा रहे हैं, ऐसे इन्हें अंदर ही अंदर कोई खौफ खाए जा रहा हो। हमें यहाँ पैर जमाने का मौका मिल गया तो इन हालात में तवाज़ुन पैदा हो जाएगा। वो आहिस्तगी से बोला, अभी हर शख्स गैर मुल्कियों को शक शुबे की नजर से देखता है। आज यहाँ होने वाला खून खराबा भी ऐसे ही वहशियाना रद्द अमल का नतीजा था। नहीं, मैं इसकी बात पूरी होने से पहले ही उछल कर खड़ा हो गया और पीटर से मुखातब होकर सख्त लहजे में कहा, खबरदार अपना आतिश हथियार से दूर रखो। वो अपनी बेल्ट से झूलते हुए स्याह आहनी पाइप से छेड़छाड़ करने का इरादा कर रहा था। मेरे रद्द अमल पर इसने बौखलाकर अपना हाथ दोबारा गोद में रख लिया। ये हथियार नहीं, एक कार आमद आला है। एलन ने वजाहत की, इसकी मदद से 10 फुट के फासले से बारूदी मवाद हत्ता के रिवाल्वर वगैरह की गोली तक की मौजूदगी का पता चलाया जा सकता है। हैरत है तुम्हारे इस काबिल रश्क आले ने हमारे बारूदी थैले की इतला नहीं दी। इसका स्विच ऑफ है, इसे ऑन करने की जरूरत। इजाजत दो तो इसकी कारकर्दगी सामने आ जाएगी। रहने ही दो, मैंने खुश्क लहजे में कहा। हो सकता है कि किसी दूसरे स्विच की मदद से इसे किसी मोहलक हथियार में तब्दील किया जा सकता हो। तुम्हें मुझ पर जरा भी एतमाद नहीं है, इसने भरपूर अदाकारी करते हुए कहा। हालांकि तुम कार्डियो स्विच की वजह से बहुत महफूज हो। मुझे देखो कि मैं किसी हिफाजती बंदोबस्त के बगैर इतनी बेखौफी से तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। बुलेट प्रूफ जैकेट मेरे सीने को बचा सकती है, लेकिन मेरा सर और चेहरा बिल्कुल खुले निशाने पर है। मुझे बस ये तवक्को है कि तुम खुद चलकर मेरे पास आए हो तो मुझ पर वार नहीं करोगे। अच्छे दुश्मन लड़ाई में भी असूलों को फरामोश नहीं करते। मैं तुम्हारे इत्मीनान का सबब जानता हूँ, मैंने जहरीले लहजे में कहा, और इसी बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। तुम ज्यादा देर तक इसे अपनी तहवील में नहीं रख सकोगे। इसके होंठों पर सुलगाने वाली मुस्कुराहट फैल गई और वो पुरएतमाद लहजे में बोला, तुम्हारा अंदाजा 100% दुरुस्त है। वीरा एक जंगी कैदी है। अभी इसने मेरे साथ सिर्फ एक ही रात गुजारी है, चंद रोज में आराम हो जाएगी। जब तक वो मेरी तहवील में है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। वो आने वाले दिनों में मेरे लिए कार्डियो स्विच का काम करेगी। मैं तुम्हें रास्ते से हटाकर पीटर से सब कुछ उगलवा लूंगा। इस भूल में न रहना कि वीरा को अपनी कैद में रखकर तुम मुझे अपने इशारों पर नचा सकोगे। इसके चेहरे पर दुरुस्ती के आसार उभर आए और वो सख्त
सख्त लहजे में बोला, मेरी छत के नीचे बैठकर मुझे ही धमकियां मत दो। वीरा के बारे में सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि मेरे बाद वो अपनी कैद खाने में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगी और कोई इस तक नहीं पहुँच सकेगा। अगर तुमने खुद को कार्डियो सूट से बचाया हुआ है तो तुम्हारे साथी मेरे निशाने पर है। बदमजगी पैदा हुई तो सुल्तान शाह यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। इसकी बातें बहुत इश्तियाल अंगेज थी, लेकिन इसके जवाब से ये जाहिर हो गया था कि वो वीरा को कत्ल करने का इरादा नहीं रखता था, इसे जिंदा हालत में कैदी बनाए रखना चाहता था। मैंने फौरन अपनी खोपड़ी पर काबू पा लिया और कदरे नरमी से बोला, वीरा के बारे में बदकलामी करके तुमने तलखी पैदा की है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब वो हम में से है, इसी में से भी हो। अहम तरीन बात यह है कि वो अब मेरे कब्जे में है, इसके बारे में कोई बात नहीं हो सकती। हाँ, तुम मेरे साथ काम करने पर रजामंद हो जाओ तो आगे चलकर कोई बात बनने का इम्कान पैदा हो सकता है। मुझे मालूम है तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। अभी तक यही मालूम नहीं हो सका कि तुम क्या कर रहे हो और क्या चाहते हो। तुमने जिस तवातर के साथ मेरे एक जिगरी दोस्त के असासों को नुकसान पहुंचाया है, इससे ये जाहिर होता है कि फिलहाल तुम बेकार हो और तुम्हारे सर पर मुझे नीस्तो नाबूद करने का भूत सवार है। तुम जिन लोगों को बेरहमी से खून में नहलाते रहे हो वो तुम्हारा सफाया चाहते हैं। इन्होंने मुझे सिर्फ माली नहीं बल्कि अपराधी कुव्वत भी मुहैया की हुई थी। तुमको यकीन करना चाहिए कि मेरे आने या न आने से सूरत हाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची में तुम्हारे खून के प्यासों की तादाद बहुत ज्यादा है। अगर आज यहाँ एक हादसा न हुआ होता तो तुम अंदर फटक भी नहीं सकते थे। मैं बिला वजह मासूम लोगों के खून से अपने हाथ नहीं रंगता। अगर तुम इनके लिए काम कर रहे हो तो तुम्हें जरूर मालूम होगा कि वो कैसी घिनौनी साजिशों में मसरूफ हैं। ये एक आर्जी काम है जो मुझे मिल गया, वरना मैं आज भी अपने पुराने मिशन पर काम कर रहा हूँ जो रास अलमेडा ने मुझे सौंपा था। कर्नल जैसी जोन्स तो अपने बेटे के कत्ल की खबर सुनने के बाद दे सकते की सी हालत में है। अगर तुम मेरे साथ तावन नहीं करना चाहते तो मेरा मुखलसाना मशवरा है कि तुम कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़ दो। यहाँ तुम घेर कर मार दिए जाओगे। मेरे खिलाफ तुम्हें किन लोगों ने मैदान में उतारा है? मैंने पूछा। इस खुले हुए राज से हर एक वाकिफ है। मुझे शुबा है कि बदरू दादा को भी तुम ही ने मारा है, क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ मेरा साथ दे रहा था। ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि तुम इसके कत्ल के चंद घंटों बाद मेरे सामने बैठे हुए हो। मैंने इसकी बात की तरदीद करने की जरूरत महसूस किए बगैर कहा, बदरू दादा के मारे जाने के बाद तुम्हारे सारे हमायती कहाँ गायब हो गए? तुम्हारे बयान के मुताबिक इन गैर मुल्की भी थे। बदरू अपने किसी जानने वाले से जाती इस्तेमाल के लिए आला किस्म की चरस लेने गया था कि मारा गया। इसके आदमियों का ख्याल था कि मैंने मुनासिब हिफाजती तदाबीर के बगैर इसे अपने किसी जाती काम से बाहर भेजा था। वो अपने बास के कत्ल की जिम्मेदारी मेरे सर थोप रहे थे। यही तलखी बढ़कर तसादम की सूरत इख्तियार कर गई। मुकामियों ने बेरहमी के साथ मेरे गैर मुल्की हमदर्दों को गोलियों की बाढ़ पर रखा तो इन्होंने भी अपने हथियार संभाल लिए। पुलिस की आमद का इम्कान पैदा होते ही सब फरार हो गए। तुमने पुलिस वालों को तो ये कहानी नहीं सुनाई होगी? मैंने पूछा। इनसे जो कुछ कहा गया वो काफी रहेगा। मेरे हमदर्दों के हाथ बहुत लंबे हैं, मुझे इसका बखूबी अंदाजा है। मैंने तन से कहा। कुरंगी की गारमेंट फैक्ट्री में तुमने पुलिस वालों का लश्कर भेज ही दिया था। मेरे सितारे अच्छे थे कि इन्हें नाकाम लौटना पड़ा। मेरी इतलात के मुताबिक तुम चंद खुफिया सरकारी इदारों के लिए काम कर रहे हो। हैरत है कि पुलिस वाले इस बात से बेखबर हैं और तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम्हारे नजरियात का तजाद तुम्हारी बातों से वाज़ेह है। अगर मैं सरकारी मुखबर या कारकुन होता तो पुलिस वाले मेरे करीब भी नहीं आ सकते थे। तुम्हारी इतलात बिल्कुल नाकस और नाकाबिले एतबार है। मुझे हैरत है तुम मफरूर इश्तिहारी मुजरम होते हुए भी शहर में इतनी आजादी से दंतनाते फिर रहे हो। किसी किस्म की सरकारी पुश्त पनाही के बगैर ऐसी दीदा दलेरी नाकाबिले फहम है। माफिया वालों ने कराची में सिविल इंतजामिया के आजाद ख्याल अरकान को फांसने के लिए की क्लब कायम किया हुआ था। इसके जरिए मैं भी बाज बड़े अफसरों की कमजोरियों से वाकिफ हो गया था। जरूरत पड़ जाए तो वो बेचारे आज भी हर तरह मेरी मदद करते रहते हैं। तुम चाहो तो इसे मेरी सरकारी सरपरस्ती कह सकते हो। जाहिरी तौर पर ऐसे रंगीले अफसरान मेरे सामने बिछे जाते हैं, लेकिन वो भी सदके दिल से मेरी मौत के ख्वाह रहते हैं। मगर मैं इनके सीनों पर मोंग दलने के लिए कभी कभार इनसे मिलता रहता हूँ। ब्लैकमेलिंग, वो हकारत से होंठ सुकेड़ कर बोला। गैर कानूनी कामों में ये सबसे बदतरीन काम है। मैं बाजारी औरतों की दलाली को भी इससे एक दर्जा ऊपर समझता हूँ। चीखा सराय से पेशावर तक के सफर में तुमने 7 सालों अफगानों को जिस तरह ब्लैकमेल करके लंबी रकमें ऐंठी थी, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? वो ब्लैकमेलिंग नहीं, कारोबार था। वो लोग मेरी कोस्टर में लाखों की मालियत की हीरोइन और हथियार स्मगल कर रहे थे तो मुझे अपना हिस्सा वसूल करने का पूरा हक हासिल था। मगर अब वो बहुत दूर की बात मालूम होती है। हालांकि दिनों में मेरे माली वसाइल बेहतर से बेहतर हुए हैं। हम इधर उधर की बातों में उलझे रहे तो बह कर लड़ पड़ेंगे।
लगे। हमें काम की बातें कर लेनी चाहिए, मैंने उकताहट का मुजाहरा करते हुए कहा। तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम्हारी असल मसरूफियात क्या होती है। मैं फ्रीलांसर हूँ, अपना शिकार खुद मारता हूँ और मौज उड़ाता हूँ। अगर तुम खुफिया सरकारी इदारों के लिए काम नहीं करते तो फिर शी माफिया और दूसरे सरगर्म गिरोहों से तुम्हारी दुश्मनी क्यों चलती रहती है? तुम्हारी शोहरत ही ये है कि तुम अपने इलाके में किसी भी सिंडिकेट को जमने नहीं देते और आखिरकार इसे भगाने में कामयाब हो जाते हो। शायद तुम्हें ये मालूम नहीं कि यहाँ शी को जमाने वालों में मेरा भी नाम शामिल था। चोर बाजारी में चर्च की मसनूई किल्लत पैदा करके हीरोइन की खपत मैंने ही पैदा की थी। वो पुराना डैनी कहाँ है? इसने मेरी बात काट कर सवाल किया। मुझे इसी की तलाश है। मैं अब भी वही हूँ, मैंने सपाट लहजे में कहा। मेरा झगड़ा हमेशा वही रहा है जो तुम्हारा और चीखा सराय से निकलने वाले अफगानों के दरमियान था। जब मेरे जरिए लाखों बल्कि करोड़ों की आमदनी हो रही थी तो मैं चंद हजार रुपए की तनख्वाह पर कैसे कनात कर सकता था? इन्होंने मेरे माली मफादात को ठुकरा दिया और मैंने इन्हें ठोकरों से उड़ाना शुरू कर दिया। तुम एक नई कहानी सुना रहे हो? इसके चेहरे पर हैरत की फितरी इलामत उभर आई थी। मैंने सुना था कि तुमने एक मुसलह का रूप धार कर अपने मुल्क में बुराई के हर बड़े जरिए को मिटाने की मुहिम चला डाली थी जो हर एतबार से कामयाब रही। शी को पसपा होना पड़ा और कुछ ही दिनों पहले माफिया का शराजा भी बिखर कर रह गया। अब पूरी मार्केट छोटे मोटे व्यापारियों के हाथों में है। काश ऐसा ही होता, मैंने हसरत भरी आवाज में कहा। इंसान में ऐसी तब्दीलियां अंदर से आती हैं। बदकिस्मती से मेरा बातन अभी तक नहीं बदला। मेरी सरगर्मियां तुम्हारे सामने हैं, शायद तुम यकीन न करो, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान में शी के लगाए हुए जिस पौधे को मैंने शबो रोज सेंचा था वो आज एक तनावर दरख्त का रूप धार चुका है। आज यहाँ आधे करोड़ से ज्यादा मर्द, औरतें और बच्चे हर रोज 16-17 टन हीरोइन मुख्तलिफ हालतों में इस्तेमाल कर जाते हैं। पाकिस्तान जैसे गरीब और बदहाल मुल्क में इस यौमिया लेन देन की मालियत 20 करोड़ रुपए से मुतजावज है। यहाँ एक बेहुनर मजदूर 50 से 100 रुपए यौमिया कमाता है, लेकिन हीरोइन की लत में मुब्तला होने के बाद वो अपना नशा पूरा करने के लिए 300 से 700 रुपए यौमिया तक खर्च करने पर मजबूर होता है। हर कीमत पर इस रकम के हसूल की आरजू इसे जुराइम की राह पर डाल देती है। मैं अगर वाकई मुसल्ला होता तो पाकिस्तान बल्कि कराची को कभी भी हीरोइन की इतनी बड़ी मंडी न बनने देता। अपनी लाइन के बारे में तुम्हारे मालूमात काबिल रश्क हैं। मैं बाद में इनसे भी इस्तेफादा करूंगा। वो मेरी बातों से मुतासर नजर आ रहा था। इसने लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद ताईद तलब लहजे में एक अजीब सवाल कर डाला। शायद तुम कराची ही के रहने वाले हो? लाहौर मेरी जन्मभूमि है, मैंने बोले हुए माजी की याद ताजा करते हुए कहा। जब मेरे लिए वहाँ रोजी कमाने और जिंदा रहने के रास्ते एक एक करके बंद होने लगे तो मैं कराची चला आया। इस गरीब परवर शहर ने मुझे पनाह के साथ साथ वो इज्जत भी दी कि लोग मेरे नाम को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। ये इज्जत किसी किसी को ही नसीब होती है। मेरे पास दो पेशकशें हैं, एक आरजी और दूसरी मुस्तकिल। वो आगे झुककर मेरी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में बोला, अमेरिकन लॉबी तुम्हारी खिदमात हासिल करने की मुतमन्नी है। वो मुहाजराई के खात्मे के लिए तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा देने पर रजामंद है। दूसरा काम मेरा अपना है। अभी तुमने बातों ही बातों में 16-17 टन हीरोइन की कीमत 20 करोड़ के लगभग बताई थी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान में अफीम की इतनी ज्यादा पैदावार नहीं होती। अफगानिस्तान से तैयार शुदा हीरोइन के अलावा खाम अफीम भी यहाँ लाई जाती है। हाइड्रेट भारत से स्मगल होता है, मगर फिर भी खुली मंडी में हीरोइन बहुत सस्ती है। 12-13 हजार रुपए किलो में माल जमा करके हम चंद महीनों में अरबपति हो सकते हैं। तुम यहाँ काम संभालोगे, मैं बाहर माल की निकासी करूंगा। मुनाफा में हमारा बराबर का हिस्सा होगा। इसे अपनी चाल में फांसने के लिए मैंने गहरी सोच में डूब जाने की अदाकारी शुरू कर दी। वो उम्मीद और इज़्तिराब के आलम में मेरे बोलने का इंतजार करता रहा। आखिर मैंने अपनी चाल चलने का फैसला कर ही लिया। तुम्हारी पहली तजवीज नाकाबिले कबूल है। अमेरिकन कभी भी काबिले एतमाद दोस्त साबित नहीं होते। ये लोग अपने मफादात के लिए अपने ही आदमियों को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। तो मुझे कब छोड़ेंगे? अभी न इन्होंने मेरी बोली लगाई है, क्योंकि मैं इनके लिए डरावना ख्वाब बन गया हूँ। जब मैं इनके चुंगल में फंस जाऊंगा तो वो किसी भी दिन मेरी गर्दन मार देंगे। ये सौदा मुझे कतई मंजूर नहीं। हाँ, तुम्हारी तजवीज पर बात की जा सकती है, मगर इसके लिए मेरी दो शराइत है। मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा। यूँ समझो कि हम अब तक की तलखियों को बुलाकर एक नई शराकत का आगाज करेंगे जिसकी बुनियाद बाहमी एतमाद और रवादारी पर होगी। मैं दिल ही दिल में इसकी मक्कारी पर हंस दिया। मैंने इस अहमक से ये नहीं पूछा कि मेरे साथ काले धंधे का आगाज करने के बाद वो अमरीकनों और रास अलमेडा से किए हुए वादे का क्या करेगा। शायद वो खबीस भी मेरी ही तरह कोई दोहरी चाल चल रहा था। मैं नहीं जानता कि तुम किन लोग बातों को माकूल और किन को
नामाकूल समझते हो। मैंने इसके चेहरे से नजरें हटाए बगैर कहा, सबसे पहले वीरा की आजादी जरूरी है। हमारी बात बन गई तो वो भी मेरे साथ काम करेगी। वो हमारे लिए गैर मतवक्को कामयाबियों के दरवाजे खोल सकती है। इस मरहले पर यह शर्त नामुनासिब है। इसने एहतजाज किया। मुनासिब वक्त आने पर इस बारे में भी बात की जा सकती है। इस वक्त तक वो मेरी मेहमान रहेगी, फिर बात खत्म। मैंने सख्त लहजे में कहा, दिलों में कीना पालकर तय की जाने वाली इशराकतें हमेशा तबाही से दो चार होती हैं। मैं अपनी साख को खतरे में डालने की हमाकत नहीं करूंगा। फिलहाल कोई दरमियानी राह निकाली जा सकती है। वो मुझे मनाने की कोशिश करते हुए बोला, तुम अपनी दूसरी शर्त भी बता डालो ताकि दोनों मामलात पर एक साथ बात की जा सके। तुमने पहली शर्त को मुस्तरद करके पेशरफ्त के इम्कानात खत्म कर दिए हैं। मैंने इसकी तरफ से पेश की गई दरमियानी राह वाली तजवीज को यकसर नजरअंदाज करके रखाई से कहा, मैंने कहा ना कि हम कोई दरमियानी राह निकाल लेंगे। इसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, कोई काबिल अमल समझौता होने के बाद इसे मुकम्मल आजादी भी मिल जाएगी। जरा खुलकर बात करो, तुम्हारी बात बहुत मुबहम है। मैंने कहा, मुज़ाकरात शुरू करने से पहले मैं वीरा से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा। फिलहाल मैं अपनी नेक नीति का इससे बड़ा सबूत नहीं दे सकता। अगर मुज़ाकरात कामयाब रहते हैं तो वीरा आजाद हो जाएगी, लेकिन तुमने अभी तक अपनी दूसरी शर्त के बारे में कुछ नहीं बताया। मुज़ाकरात में तुम्हारे इस तीसरे साथी की मौजूदगी भी जरूरी है, जो किसी के सामने नहीं आता। 20वीं सदी में ऐसे पर्दा नशीन मर्दों का वजूद मजाक का खेज मालूम होता है। वो नहीं मानेगा। एलन बेबसी से बोला, वो वैसे भी हमारे कारोबार में हिस्सेदार नहीं होगा। हिस्सेदार हो या ना हो, वो हम तुम्हारा इतना करीबी साथी है कि इस बुरे वक्त में भी यहाँ मौजूद है। तुम इसे मुज़ाकरात में शरीक न करो, फिर भी मैं इसे देखना जरूर चाहूंगा। मैं पूछ लूंगा, लेकिन मुझे डर है कि वो तुम्हारे सामने आने पर राजी नहीं होगा। इसे राजी करना तुम्हारा दर्द सर है। वो पुलिस वालों से मिल चुका है, फिर इसे मेरा सामना करने में क्या उज़र है। अगर वो 18वीं सदी का कोई नकाबपोश मुजरम है तो नकाब लगाकर मेरे सामने आ सकता है। मैंने एलन का मायूसाना रद्द-ए-अमल देखते हुए अपनी शर्त में नरमी पैदा कर दी। बुरा ना मानो तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। एलन ने आहिस्तगी से कहा, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें भी बोलने का हक इस्तेमाल करना चाहिए। मैं पीटर का हनी पाइप इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम्हारा ख्याल अगर दुरुस्त था, इस आले का स्याह बटन ऑन किया जाए तो ये बारूद का सुराग लगाकर सिग्नल देने लगता है, और सुरख बटन ऑन किया जाए तो ये तबाहकुन टाइम बम में तब्दील हो जाता है। इसे कहीं भी फेंक दिया जाए तो ये सिर्फ 30 सेकंड के बाद फटकर तबाही फैला देता है। इसके जरिए तुम्हारा थैला चेक करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।